इंडिया में ना ऑयल मसाज करना चाहते हैं बेबीज की। मसाज वो काफ़ी विगरसली करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ दिस कॉलर बोन फ्रैक्चर एंड वो मसाज के दौरान बच्चे के प्राइवेट पार्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज, उसको तेल डाल के खोलने की कोशिश करते हैं। बच्चों में भी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ते जा रहा है। इंडिया में मोर देन 15 मिलियन चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ओबेसिटी। काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी में केसर लेंगे तो हमारा बच्चा गोरा हो जाएगा, अगर हम चाय पियेंगे तो हमारा बच्चा काला हो जाएगा। इट्स अ कंप्लीट। सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों को मॉस्किटो से बचाने का? बच्चों में टैल्कम पाउडर जो है वो यूज करना चाहिए कि नहीं? मुंडन कराने से क्या बच्चों के जो हेयर है वो ज्यादा हेल्दी आएंगे? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस टाइप के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए अपने बच्चों के लिए। जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तब हम माँ बाप बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और तब हमें चाहिए होते हैं रिलायबल आंसर। और जब रिलायबिलिटी की बात आती है बच्चों में तो मेरा ध्यान सिर्फ डॉक्टर अर्पित गुप्ता पे जाता है, जो कि इंडिया के टॉप पीडियाट्रिशियन है और ये अपने क्लियर क्लिनिकल स्किल्स और गाइडेंस के लिए माने जाते हैं। सो डॉक्टर अर्पित, वेलकम टू द शो। थैंक्स अंकुर फॉर हैविंग मी। सो डॉक्टर अर्पित, मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मेरे जो बच्चे का रंग है वो बर्थ के टाइम तो गोरा था बट अभी कुछ महीनों में काला हो गया या डल हो गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे भी लोग पूछते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। बच्चा जब मदर के वूम में होता है, पेट में होता है, तो बेबी इज इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, राइट कवर्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। राइट। बेबी जब बाहर आता है तो ही गेट्स एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, टू द सनलाइट। बेबी की जो स्किन होती है उसमें मेलेनिन होता है एंड इट गेट्स एक्टिवेटेड, तो बच्चे का जो स्किन टोन होता है वो देन डार्क होने लगता है। तो पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि बर्थ पे तो काफ़ी फेयर था एंड देन आफ्टर 15-20 डेज बेबी थोड़ा डार्क होता जा रहा है। बट जो एक्चुअल स्किन टोन होता है बेबी का, it comes after 3 to 6 months of age and that is determined by the genetics. काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं मेरे को आके कि डॉक्टर ऐसे कौन से फूड्स हम ले सकते हैं जिससे कि हमारी जो बेबी की स्किन है वो इतनी डार्क ना हो, लाइट हो। तो इसके लिए उनके जो मदर इन लॉ वगैरह वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो भी चीज़ वाइट है जैसे कि दूध है, राइस है, वो आप लोगे तो स्किन लाइट होएगी। हम तो डर्मेटोलॉजी में नहीं मानते। आप एज ए पीडियाट्रिशियन क्या एडवाइस करते हो अपने पेशेंट्स को? काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी में केसर लेंगे तो हमारा बच्चा गोरा हो जाएगा, अगर हम चाय पियेंगे तो हमारा बच्चा काला हो जाएगा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। द थिंग इज़ कि जो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन है, जो उसका स्किन टोन है, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द जेनेटिक्स। राइट। तो मदर अगर प्रेगनेंसी में दूध और केसर लेंगी तो डेफिनेटली दूध से माँ को प्रोटीन मिलेगा एंड केसर से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो ओवरऑल बच्चे की हेल्थ और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, बट इट वोंट ऑल्टर द स्किन कॉम्प्लेक्शन। ओके, तो मदर अगर प्रेगनेंसी में दूध पी रही है ज़्यादा तो बच्चे की स्किन ज़्यादा वाइट नहीं होगी आपके हिसाब से, राइट? दैट्स ट्रू, या। एंड अगर बच्चे को दूध में नहलाया जाए और कई सारी और चीज़ जैसे जैसे मलाई लगाना, बेसन लगाना, ऐसे क्वेरीज लेके आते हैं पेशेंट्स आपके पास? हाँ, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को मिल्क बाथ देते हैं। मिल्क में बहुत सारा नेचुरल फैट होता है एंड लैक्टिक एसिड होता है दैट एक्ट्स एज एन एक्सफोलिएंट। राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि काफ़ी बच्चों को मिल्क बाथ से सिवियर स्किन एलर्जीज होती हैं एंड कई बार अगर मिल्क बच्चे के स्किन के रेजिड्यू पे रह जाए तो इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट, वहाँ पे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। सो इट माइट suit some babies but majority of the babies में I've seen allergic reactions to it. तो अगर आपको अपने बेबी को मिल्क बाथ देना है, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट मेक श्योर कि उसको कोई एलर्जीज ना हो रही हो। एंड व्हाट अबाउट बेसन एंड मलाई, उसका कोई सिग्निफिकेंस है बेबी स्किन केयर में? काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेसन लगाते हैं, बट द थिंग इज बेसन एक्ट्स एज एन एक्सफोलिएंट, वो स्क्रब की तरह काम करता है एंड इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैरियर ऑफ द स्किन। राइट। तो इसलिए काफ़ी बेबीज़ में ये और हार्श होता है, तो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड। सेकेंड इज मलाई। मलाई एक्ट्स एज अ माइल्ड मॉइस्चराइजर बट एट द सेम टाइम कुछ बेबीज़ में ये एलर्जिक रिएक्शन भी करता है। सो एज अ पीडियाट्रिशियन आई डोंट एडवाइज इट स्पेसिफिकली इफ द बेबी इज टू स्मॉल और अ न्यूबॉर्न, क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है, काफ़ी थिन होती है एंड काफ़ी सेंसिटिव होती है। वंस द बेबी इज ओल्ड, अगर आपको करना है तो जस्ट मेक श्योर आप एक पैच टेस्ट करें 15 to 20 मिनट्स के लिए, आप स्मॉल एरिया में लगाएं एंड सी इफ देयर इज एनी रिएक्शन टू इट एंड स्टिल इफ इट्स सूटिंग योर बेबी यू कैन गो फॉरवर्ड, बट एज अ पीडियाट्रिशियन आई डोंट एडवाइज इट। एंड आई थिंक मलाई लगाने से जो एक्ने होता है बच्चों में, न्यूनेटल एक्ने भी जिसको बोलते हैं, या फिर चाइल्डहुड में जो
जो अर्ली चाइल्डहुड में जब मदर्स के हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं तो एक्ने होता है, तो वो भी बढ़ सकता है मलाई लगाने से? या मलाई लगाने से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, मिल्क रेजिड्यू अगर वहाँ पे रह जाएगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए सिंस द बेबी स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो आपको कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है। एक और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में, और रूरल इंडिया में खासकर जब मैं अपनी पीजी कर रहा था तो हमारे वहाँ पे रूरल पेशेंट्स भी आते थे, तो बच्चों को टीका, सूरमा ये सब लगा के लोग आते थे, और मुझे याद है हमारे पीडियाट्रिक्स के एचओडी हमेशा मना करते थे उसके लिए। तो आप बताओ क्यों ये सब नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आपको टीका लगाना है फॉर नज़र, आप बिल्कुल लगाओ, बट मेक श्योर आप आंखों पे ना लगाएं, दूर एक टीका लगा सकते हैं। बिकॉज अगर आप टीका या काजल आंखों पे लगाते हैं तो उससे एक तो आई इन्फेक्शन होने का रिस्क है, सेकेंडली उसके पार्टिकल्स कई बार टीयर डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटरिंग ऑफ द आईज हो जाती है, एंड कई बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द आईज होते हैं। तो इसलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि आप बच्चों के आंखों पे काजल ना लगाएं, अज्यूमिंग कि इससे आंखें बड़ी हो जाती हैं। इट्स अ कंप्लीट मिथ। जो आंखों का जो साइज होता है इट इज़ जेनेटिकली डिटरमिन्ड, काजल लगाने से बड़ा नहीं होगा। राइट। और नज़र से बचावट होगी कि नहीं? इट्स देयर पर्सनल चॉइस। कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि डॉक, मेरे जो बेटे के बाल है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, और हमने ना इनका मुंडन नहीं करवाया था एक्चुअली, वो हमसे गलती हो गई, तो अब क्या हम मुंडन करा लें इसका? तो आपको क्या लगता है कि मुंडन कराने से हेयर ग्रोथ पे कितना फर्क पड़ता है? देखो, अगर आपको मुंडन कराना है बिकॉज ऑफ योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, आप बिल्कुल कराओ, देयर इज नो हार्म इन इट। बट अगर आप ये सोचते हो कि मैं बार बार मुंडन कराऊंगा तो और अच्छे बाल आएंगे, इट्स अ कंप्लीट मिथ। लेट मी टेल यू द साइंस बिहाइंड दिस। बच्चा जब बॉर्न होता है, जो उसके सर पे बाल होते हैं वो काफ़ी अनइवन होते हैं, एंड वो बाल होते हैं ड्यू टू मैटरनल हार्मोन्स। तो बॉर्न हो गया बच्चा, तो मैटरनल हार्मोन्स का सप्लाई कट हुआ, देन आप देखते हैं कि बच्चों में 3 to 6 मंथ्स में हेयर फॉल होता है। जो न्यू सेट ऑफ हेयर आता है ड्यू टू न्यू हेयर ग्रोथ साइकिल, आप अगर मुंडन करते हो तो ये सारे अनइवन हेयर तो चले गए, जो नए हेयर आएंगे सारे इवन होंगे, इवन दिखने में थिक लगते हैं, बट जो बाल आएंगे उसकी जो थिकनेस है, उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द जेनेटिक्स एंड नॉट बाय द मुंडन। ऐसा भी कई बार पेशेंट ने मुझसे पूछा है कि हमारे इस बच्चे के बाल जो है बचपन से ही हैं, मतलब जब वो पैदा हुआ तब से अच्छा हेयर है, और कुछ बच्चे जो विदाउट हेयर बॉर्न होते हैं, तो इनमें से किसके बाल आगे जाके बेटर होंगे, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, इट डजंट ऑल्टर द कोर्स कि आगे जाके बाल कैसे होंगे। इट इज़ जस्ट जेनेटिक्स विच डिसाइड्स कि बच्चे के आगे जाके बाल कैसे होंगे, प्लस ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो आगे जाके हेयर हेल्थ पे भी डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली बर्थ पे हेयर कैसे, इससे ये डिपेंड नहीं करता है कि आगे बाल कैसे होंगे। अगर बाल नहीं भी है तो भी बाल अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बच्चों को लेके, उनके बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, गर्मी में भी काफ़ी सारे कपड़े उनको पहनाए होते हैं उन्होंने, है ना, वो घबराते हैं कि शायद मॉस्किटो बाइट हो जाएगा, या फिर कई बार वो एसी में रहते हैं तो इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े पहना देते हैं। कैसे ड्रेसअप करना चाहिए बच्चों को? देखो, इफ़ वी टॉक अबाउट समर्स में आपको एक इनर कॉटन लेयर, जैसे आप वेस्ट पहना सकते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी लूज फिटेड कॉटन क्लोथ बनाइए। मेक श्योर बहुत टाइट ना हो वो, एंड द चाइल्ड स्किन इज एबल टू ब्रीथ। इफ़ वी टॉक अबाउट विंटर्स, द सिंपल रूल इज जितने आप एज अ पेरेंट कपड़े पहन रहे हो उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाइए। और समर्स और विंटर्स में ये भी एक क्वेश्चन रहता है काफ़ी कि कितना नहलाना चाहिए बच्चे को, क्या रिकमेंड करते हैं आप एज अ पीडियाट्रिशियन? आई ऑलवेज टेल ऑल माई पेशेंट्स कि आप अपने बच्चे को डेली नहलाइए, बिकॉज इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। बच्चे के जो स्किन पे डर्ट होता है, स्वेट होता है, जो भी मिल्क के रेजिड्यूज़ रहते हैं, बच्चा स्पिट करता है, वॉमिट करता है, एंड इफ़ यू बेट द चाइल्ड डेली तो बच्चे की स्किन काफ़ी क्लेंस होती है, एंड एट द सेम टाइम्स बेबी विल फील बेटर। जस्ट लाइक अस, हम नहाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बेबीज़ को भी नहाने के अच्छा लगता है, बट जस्ट मेक श्योर कि अब बच्चा अगर छोटा है तो बाथ शुड बी वेरी शॉर्ट एंड वाटर शुड बी ल्यूकवार्म। बट विंटर्स में भी रोज़ नहलाना चाहिए बच्चे को आपके हिसाब से? बिल्कुल नहलाना चाहिए, और उससे स्किन ड्राई नहीं होगी? इट इज़ नॉट अबाउट डेली नहलाने से, इट इज़ अबाउट द ड्यूरेशन। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहलाओगे विद ल्यूकवार्म वाटर, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट अगर आप 15-20 मिनट्स के लिए नहला रहे हो, देन देयर इज़ अ रिस्क कि बच्चे की स्किन ड्राई होती है। ज़्यादा गर्म पानी से बेसिकली नहीं नहलाना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर से नहलाना चाहिए, और बाथ टाइम्स को शॉर्ट रखना है। कौन सा सोप रिकमेंड करते हो आप बच्चों के लिए? लाइक मैं ब्रांड नेम नहीं पूछ रहा हूँ, क्या इंग्रेडिएंट्स लोगों को चेक करने चाहिए सोप लेते समय? देखो, अगर आपको अपने बच्चे के लिए कोई बार यूज़ करना है तो इट शुड बी ए सिंडेड बार, बिकॉज सिंडेड बार्स आर वेरी माइल्ड
दे हैव अ न्यूट्रल पीएच, एंड वो जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन पे उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, अनलाइक ऑल द सोप्स जो हम एडल्ट्स यूज करते हैं। तो स्पेसिफिकली मेक श्योर कि आप कोई भी एंटीसेप्टिक सोप तो बिल्कुल ना यूज़ करें, बिकॉज वो क्या करता है, ना कि सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया जो स्किन पे होता है उसको मारता है, एट द सेम टाइम जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको भी, प्लस एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी हार्श. Right. So you should only go for the Syndet bars, which are specifically designed for the babies if you're using it on your baby's skin. And what is your opinion about gel washes versus bar soaps? Both are good. If you want to use a bar, then a Syndet bar. And if you want to use the body washes, which are suited for the baby, which are designed for the babies, again with a neutral pH, which are hypoallergenic and less fragrance, आप उसको भी use कर सकते हो, depending on what your budget is. और आपको लगता है कि बेबी स्किन केयर लोग बोलते हैं कि स्पेशल होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, दैट शुड बी डिफरेंट, और डू यू थिंक ऑल दिस इज जस्ट अ गिमिक? If you talk about a newborn, first 5 to 7 days में बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पंजिंग करनी चाहिए विद ल्यूकवार्म वाटर, एक कपड़े से पोंछना है. वंस द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स, तब बच्चे को डेली नहला सकते हो. नहलाने का सिंपल रूल है, शॉर्ट बाथ होना चाहिए, स्लाइटली ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए. नहलाने के बाद आपको बच्चे को अच्छे से कॉटन के कपड़े से या टॉवल से अच्छे से रैप कर दीजिए, एंड देन पैट ड्राई करना है. आपको रब नहीं करना है, नहीं तो जो भी मॉइस्चर है वो सारा उड़ जाता है. देन आप बच्चे को आइदर अ जेंटल बेबी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूज. तो रोज नहलाना चाहिए बेबीज को, ये इम्पोर्टेंट है, राइट? वेरी. एंड काफ़ी लोग इंडिया में ना ऑयल मसाज करना चाहते हैं बेबीज की, उसको लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है? बेबीज के लिए ऑयल मसाज बहुत ही बेनिफिशियल होता है. वाई? बिकॉज नंबर 1, इट हेल्प्स इन बॉन्डिंग विद द केयर टेकर. जो मसाज करता है उसके साथ बॉन्ड होता है बेबी के साथ. खुद करना है, झापा से नहीं करवाना है. करेक्ट. सेकेंड इज, इससे बच्चे के डाइजेशन में इंप्रूवमेंट आती है, बच्चे के कोलिक इश्यूज कम रहते हैं. थर्ड, इट प्रमोट्स स्लीप, अच्छी नींद आती है आफ्टर मसाज. एंड लास्ट इज, आप अगर राइट ऑयल यूज करो तो इससे बच्चे की स्किन भी हाइड्रेटेड रहती है. तो राइट ऑयल आप बता रहे हो कि यूज करना चाहिए, तो कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? आई ऑलवेज रिकमेंड कोकोनट ऑयल. व्हाई नॉट मस्टर्ड ऑयल? बहुत एलर्जीज आई हैव सीन विद मस्टर्ड ऑयल, लाइक it doesn't suit all the kids. Yes. Mustard oil से काफ़ी allergic reaction we see. Exactly. उसमें isothiocyanate होता है, so that is known to cause many skin problems like lichen planus pigmentosus, darkening of the skin, allergies, eczema. तो yeah, it's a very good idea to use. और coconut oil में भी ऐसा कुछ है कि virgin coconut oil use करना चाहिए? That is better, but any coconut oil is better. Also, is there a specific way to massage the child? We have to keep something in mind, some sensitive area where we don't have to touch. 5 common mistakes जो पेरेंट्स करते हैं while massaging their babies. First is, वो मसाज के दौरान तेल को नाक में या कान में डालते हैं. इससे ईयर या नोज इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है. तेल को कान में डाल देते हैं? हाँ, साफ करने के लिए या खोलने के लिए, उससे ईयर या नोज इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है. सेकेंड इज, मसाज के दौरान वो बच्चे के ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हैं, उससे मिल्क निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट में एब्सेस होने का रिस्क रहता है. थर्ड इज, वो मसाज के दौरान बच्चे के प्राइवेट पार्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज, उसको तेल डाल के खोलने की कोशिश करते हैं, उसमें अगेन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है. ये रिट्रैक्ट करते हैं स्किन को. रिट्रैक्ट करते हैं. तो क्या ये रिकमेंडेड है? छोटे बच्चों में जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसकी जो फोरस्किन है वो उसके हेड को कवर करती है. तो ये भगवान ने सिस्टम ही इसलिए बनाया हुआ है, इट प्रोटेक्ट्स द प्राइवेट पार्ट फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो यूजली नेचुरली वो जो फोरस्किन होती है वो लूज हो जाती है बाय 3 to 5 ईयर ऑफ एज. अगर आप उसको एट बर्थ फोर्सफुली रिट्रैक्ट करोगे तो उससे एक तो छोटे छोटे स्ट्रिक्चर्स बनने का रिस्क रहता है, ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, एंड इंजरी होने का रिस्क रहता है. प्लस एट द सेम टाइम तेल डालोगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है. फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको बिल्कुल भी प्राइवेट पार्ट ओपन करने की कोशिश नहीं करनी है. इफ़ द चाइल्ड इज अबव 1 ईयर ऑफ एज, तब आप नहलाते वक्त हल्का सा पानी डाल के हल्का सा रिट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा चिपका हुआ है. फोर्थ इज, मसाज वो काफ़ी विगरसली करते हैं. आई हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ दिस कॉलर बोन फ्रैक्चर कि वो विगरसली मसाज करते हैं. एंड फिफ्थ इज, वो मसाज किसी और से करवाते हैं, लाइक झापा एंड ऑल. तो मेन पर्पस ऑफ मसाज इज गॉन. जो हमें बॉन्डिंग क्रिएट करनी है वो नहीं हो पाती है. बट मेडिकली मसाज का कोई बेनिफिट है? डेफिनेटली है. मसाज से बॉन्डिंग बनती है, Bonding. बच्चे का
स्लीप बेटर होता है, बच्चे का डाइजेशन कोलिक बेटर रहता है। सो डेफिनेटली यू रिकमेंड मसाज डेफिनेटली करना चाहिए, बस इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखने करना चाहिए। ऐसा कोई एविडेंस भी है कि मसाज से स्किन बेटर हो जाती है बच्चे की? देखो, जिन बच्चे की स्किन ड्राई होती है तो नहाने से पहले अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो आई हैव सीन उनकी स्किन काफी ज्यादा मॉइस्चराइज रहती है, मॉइस्चर लॉक्ड रहता होगा स्किन के अंदर। लॉक रहता है। हाँ, द प्रॉब्लम इज इफ यू यूज द रॉन्ग ऑयल, अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो या कोई भी हार्श ऑयल यूज कर रहे हो ऑन योर बेबी स्किन, एसेंशियल ऑयल जैसे बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए बच्चों में। चाहिए, नहीं तो कई बार एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, एक्जिमस फ्लेयर अप हो जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विच ऑयल यू आर यूजिंग एंड देन इट्स अ वेरी गुड विन विन। ये आपने भी बात की कि स्किन एलर्जीज हो जाती है बच्चे में गलत ऑयल यूज करने से, एसेंशियल ऑयल यूज करने से। तो आपने ऐसा देखा है कि इंडिया में हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत लोग यूज करना चाहते हैं, तो आप वो रिकमेंड करते हैं हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स, या फिर आप यूजुअली ब्रांडेड बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर्स, ऑयल के लिए आप जाते हैं? काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक या हर्बल के नाम पे बेचे जाते हैं, इट्स अ स्कैम। ऑर्गेनिक क्या होता है? अगर आपने सॉइल से उठाया और चेहरे पे लगाया, इज इट सूटेबल? नो, राइट? तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अपने बेबी के स्किन पे यूज करना है तो इट शुड बी फर्स्ट हाइपोएलर्जेनिक, राइट, इट शुड बी pH न्यूट्रल, शुड बी डिवाइड ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेस एंड शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। तो देन यू कैन यूज दोज प्रोडक्ट्स। हाँ, आप कुछ भी उठा के बेबी के स्किन पे लगाओ, देन देर आर हाई चांसेस कि बच्चे को स्किन एलर्जीज हो सकती है। क्या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमें पढ़ लेना चाहिए कि ये वाले हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है? अगर आप अपने बेबी के लिए कोई बेबी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर उसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स ना हो। फर्स्ट इज पैराबिन एंड थैलेट्स, दीज आर एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स। इससे बच्चों में प्यूबर्टी इश्यूज आ जाते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज, PCOS का रिस्क रहता है। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेस, राइट, उससे बच्चों में सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होने का रिस्क रहता है। एंड थर्ड इज टैल्क। तो अगर बेबी में आप पाउडर यूज़ कर रहे हो एंड टैल्क यूज कर रहे हो तो इट मे बी कंटामिनेटेड विद एस्बेस्टोस एंड इट इज लिंक्ड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड इवन कैंसर। तो हार्मफुल केमिकल्स की हमने बात की, आजकल सनस्क्रीन्स के बारे में बहुत आ रहा है ना, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सनस्क्रीन में। पहले तो आप एज अ पीडियाट्रिशियन किस एज के बाद सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं बच्चे के लिए? देखो, लेस देन 6 मंथ्स आपको बेबीज में सनस्क्रीन यूज नहीं करना चाहिए। इंस्टेड यू शुड गो फॉर फिजिकल शेड्स हो गया है, आप लॉन्ग हैट्स पहना सकते हो, हुडेड स्ट्रोलर पे रख सकते हो, या फिर लूज फिटेड कॉटन क्लोथ्स पहना सकते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं प्योरली 6 महीने से कम में? कोई भी सनस्क्रीन यूज नहीं करनी है। अच्छा, अबव 6 मंथ्स ऑफ एज आप बच्चों में सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर इट इज अ फिजिकल सनस्क्रीन एंड नॉट अ केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन आर बेसिकली मिनरल सनस्क्रीन जो बेसिकली जिंक और आपके टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड रहते हैं। दीज आर रिलेटिवली सेफ। स्टिल अगर बच्चों में आपको सनस्क्रीन यूज करनी है, आई पर्सनली रिकमेंड कि जब भी बच्चा बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए जा रहा हो पिकनिक में या फिर स्विमिंग के लिए जा रहा हो तभी यूज़ करो, अदरवाइज बच्चे को तो थोड़ा 1 आवर आउटडोर प्ले मिले तो इट इज़ गुड फॉर देम ओनली। तो फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करनी है और उसमें मिनरल लिखा होना चाहिए, जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड हम बॉटल पे चेक कर सकते हैं, और कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए जैसे एवोबेंजोन, ऑक्टोराइलिन और ये सब टाइप के जो केमिकल्स हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। सो काफ़ी लोग आके पूछते हैं कि बर्थ मार्क है मेरे बच्चे को, तो कौन कौन से बर्थ मार्क्स जो है उनको हमें जल्दी ट्रीट करना चाहिए? 3 कॉमन बर्थ मार्क्स जो हम देखते हैं, फर्स्ट इज मंगोलियन स्पॉट्स, जो ब्लूइश ग्रेइश पैच होता है स्पेसिफिकली लोअर बैक में। सेकेंड इज आपके स्टॉक बाइट या सामन पैच, या जिसको हम एंजल्स किसेस भी कहते हैं, वो रेड पैचेस होते हैं यहाँ पे, आइदर आईलिड्स के ऊपर होते हैं एंड कई बेबीज में पीछे नेप ऑफ द नेक पे भी होता है। एंड थर्ड कॉमन बर्थ मार्क इज स्ट्रॉबेरी हेमांजियोमस, जो बेसिकली एक रेस्ड रेड लम्प्स की तरह दिखते हैं। वो इनिशियली फ्यू मंथ्स तक ग्रो करता है एंड देन इट डिक्रीजेस। दीज ऑल बर्थ मार्क्स आर हार्मलेस एंड यूजुअली फेड ओवर ईयर्स, यू डोंट नीड टू वरी। कुछ डेंजर साइंस जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए रिगार्डिंग बर्थ मार्क, कि अगर उसका साइज बढ़ता ही जा रहा हो, इफ इट इज डिस्टरप्टिंग चाइल्ड्स एक्टिविटी, या उसमें से कुछ पर्स डिस्चार्ज आ रहा हो, इन दैट केस यू नीड टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो अक्सर उनके स्कैल्प पर एक ग्रीजी सी फिल्म आ जाती है, वो क्या होता है और उसे कैसे ट्रीट करते हैं? बच्चों में स्पेसिफिकली 1 ईयर से नीचे बच्चों में सर पे एक क्रस्टी लेयर जम जाती है जिसको हम क्रेडल कैप कहते हैं। 2 इजी स्टेप्स जो आप कर सकते हैं एट होम टू रिमूव दिस क्रेडल कैप। फर्स्ट इज आप नहाने से आधा घंटा पहले कोकोनट ऑयल अप्लाई कीजिए, जिससे कि जो फ्लेक्स हैं वो लूजन अप हो जाएंगे। एंड देन बच्चे को यूजिंग अ जेंटल बेबी शैम्पू उसको अच्छे से वॉश करते हुए एक ब्लंट कोम से आप या हेयर ब्रश से उसको अच्छे से धीरे धीरे करके निकालिए। यू शुड बी वेरी जेंटल। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये क्रेडल कैप
ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स चले जाता है. द कॉमन मिस्टेक विच पेरेंट्स डू रिगार्डिंग क्रेडल कैप इज वो रिमूव तो कर देते हैं बट उसके बाद नहाने के बाद वो फिर से तेल रख देते हैं जिससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड अगेन क्रेडल कैप रिकर हो जाता है. ओरल हाइजीन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बच्चों में कब से स्टार्ट करनी चाहिए? पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि बच्चों की ओरल हाइजीन स्टार्ट करते हैं जब पहला दांत आता है, बट द फैक्ट इज बच्चों में ओरल हाइजीन आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम डे 1. आपको एक साफ कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको पीने वाले पानी में डिप करके आपको जेंटली गम्स और टंग को अच्छे से वाइप करना है. जब बच्चे का पहला दांत आता है अराउंड 6 to 8 मंथ्स में, तब आप बच्चे का आइदर फिंगर ब्रश या स्मॉल टूथब्रश यूज कर सकते हैं. अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं लेस देन 3 इयर्स, आपको सिर्फ राइस ग्रेन अमाउंट, चावल के दाने जितना लेना है, एंड अबव 3 इयर्स आपको पी साइज यानी मटर के दाने जितना साइज लेना है. डॉक्टर अर्पित, ये बताओ कि एक न्यूबॉर्न बेबी का स्किन केयर रूटीन आइडियली क्या होना चाहिए? देखो, न्यूबॉर्न बेबीज को फर्स्ट 5 to 7 डेज तक आपको नहलाना नहीं है, आपको बस स्पंजिंग करनी है विद अ ल्यूकवार्म वाटर. आपको बस एक कपड़े से पोंछना है. वंस द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राइज एंड फॉल्स, तब आप बच्चे को पूरा बेथ करा सकते हैं. बट मेक श्योर आप जब भी बेथ कराओ तो इट शुड बी अ वेरी शॉर्ट बाथ. आप पानी थोड़ा सा गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर लीजिए एंड देन बच्चे को एक कॉटन के टॉवल से अच्छे से रैप कर दीजिए एंड मेक श्योर टू कवर द हेड एज वेल. उसके बाद आप बच्चे की जो स्किन है उसको पैट ड्राई कीजिए, उसको रब नहीं करना है, नहीं तो सारा नेचुरल बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है. देन आप बच्चे की स्किन पे एक जेंटल बेबी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं टू कीप द स्किन हाइड्रेटेड. बेबीज में कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो कॉमन होती है जिसका हमें ध्यान रखना है? बेबीज में इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी. विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में लो इम्यूनिटी होती है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होने का रिस्क रहता है. आयरन डेफिशिएंसी की डेफिशिएंसी में बच्चों में कई बार चिड़चिड़ापन आता है, भूख कम लगती है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ हैम्पर होती है. प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है एंड बच्चे की स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है. हम सब तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स खा ही रहे हैं, क्या बच्चों को भी सप्लीमेंटेशन देना चाहिए जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स? देखो, बच्चे की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ वेरी सिंपल, 1 ग्राम पर केजी. अगर आपका बच्चा 20 kgs का है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे इज़ 20 ग्राम पर डे, जो उनको उनके घर के खाने से भी मिल सकती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. 1 ग्लास दूध में अराउंड 8 ग्राम प्रोटीन्स होता है, 1 कप दही में अराउंड 6 to 8 ग्राम प्रोटीन्स होता है, 1 कटोरी दाल में भी 6 ग्राम प्रोटीन्स होता है, 50 ग्राम पनीर में भी अराउंड 8 to 9 ग्राम्स प्रोटीन होता है. जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बच्चे की हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ऐड करें एंड आई एम श्योर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप बच्चे की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है यू कैन मीट इट ऑन अ डेली बेसिस. एंड फॉर किड्स इज नॉन वेजिटेरियन डाइट better than vegetarian or mixed diet? What do you recommend? इट्स देयर पर्सनल चॉइस. ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉनवेज खा रहे हो तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा. देयर आर सो मेनी वेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, उससे भी आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो. And do you recommend adding a protein powder? अगर बच्चे की ग्रोथ एज पर द जेनेटिक पोटेंशियल नहीं हो रही है एंड उनकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस वी आस्क देम टू सप्लीमेंट. बच्चों को और कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है? इंडिया में 70% पॉपुलेशन ऑफ किड्स आर डेफिशिएंट इन आयरन एंड विटामिन डी. तो इसलिए हम हर बेबी को बर्थ से विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देते हैं एंड फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड वी स्टार्ट विद आयरन सप्लीमेंटेशन. इसके अलावा बाद में अगर बच्चे की डाइट अच्छी है, इफ ही इज ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, दे डोंट नीड सप्लीमेंटेशन आफ्टर अ सर्टेन एज. और आयरन सप्लीमेंटेशन किस एज तक चलता है? मिनिमम 1 year, बट इफ द चाइल्ड्स डाइट इज प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन मिल्क बेस्ड डाइट वी कंटिन्यू इट टिल 2 years. आई थिंक आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ते जा रहा है. व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? इंडिया में more than 15 million children are suffering from childhood obesity. And you'll be surprised to know कि last 10 years में cases of overweight kids have doubled. हमारे टाइम पे इवनिंग का मतलब होता था क्रिकेट या हाइड एंड सीक. आजकल के बच्चों को इवनिंग का मतलब है स्क्रीन टाइम एंड स्नैक्स. इसलिए ओबेसिटी बढ़ रही है. चाइल्डहुड ओबेसिटी से देयर इज अ फ्यूचर रिस्क ऑफ डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, PCOS एंड इनफर्टिलिटी इश्यूज. क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा जो है वो कम हो जाए? 5 tips to prevent childhood obesity are: number 1, आप रिप्लेस करो ऑल द शुगरी ड्रिंक्स लाइक जूसेस, कोलास विद प्लेन वाटर. सेकेंड, अवॉइड जंक फूड. आप उसको रिप्लेस कीजिए विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. राइट. थर्ड, डिक्रीज द स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम से सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है. फोर्थ, इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी. एंड फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी अ रोल मॉडल.
आप खुद फिजिकली एक्टिव रहोगे, फिट रहोगे, द चाइल्ड विल कॉपी यू। तो ये होगी ओबेसिटी। बट कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े फसी होते हैं खाना खाने में, उनको कैसे मनाया जाए खाना खाने के लिए? बहुत कॉमन है, बच्चे फसी ईटर्स होते हैं, बट उनके लिए ये 5 टिप्स जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। फर्स्ट इज सेट अ रूटीन। आप उनका मील टाइम एंड स्नैक टाइम को फिक्स कीजिए जिससे कि उनका जो हंगर क्लॉक है वो सेट हो जाए। सेकेंड इज बी अ रोल मॉडल। आप खुद हेल्दी खाओ, बेबी विल कॉपी यू। थर्ड इज मेक द प्लेट कलरफुल। तो आप उनकी प्लेट में डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजीज इन्वॉल्व करो जिससे कि बच्चा अट्रैक्ट होता है। फोर्थ इज इन्वॉल्व देम इन कुकिंग। उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि ये मैंने बनाया है एंड फिर वो खाते हैं। एंड फिफ्थ इज हाइड न्यूट्रिशन स्मार्टली। आप बच्चे में जो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो उसको आप कटलेट्स में ऐड कर सकते हैं, उनके पराठे में, उनके चीले में ऐड कर सकते हैं। एक और ट्रेंड जो मैं अपने ओपीडी में देख रहा हूँ कि बच्चे ग्रे हेयर लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, और बहुत डिफिकल्ट होता है इसे ट्रीट करना। कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आजकल बच्चों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है बालों की, एंड द 5 मोस्ट कॉमन कॉजेज आर, नंबर 1 is nutritional deficiencies, vitamin B12 deficiency, iron deficiency, copper deficiencies. Second is genetics. कई बार पेरेंट्स में जल्दी ग्रेइंग हुई थी तो इस वजह से होता है। थर्ड इज स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल्स। बच्चों में एकेडमिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है, लैक ऑफ स्लीप हो रहा है, जंक फूड खा रहे हैं। फोर्थ इज पॉल्यूशंस एंड केमिकल्स। एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हार्श शैम्पूस यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। एंड फिफ्थ इज मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड डिजीजेस, ऑटोइम्यून कंडीशंस। बहुत यंग एज में 14-15 साल के लड़के आके बोल रहे हैं मुझे कि मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है। वो खासकर अपने फादर में देखते हैं पीछे गई हुई, तो बहुत कॉन्शियस फील करते हैं। तो पैटर्न बॉल्डनेस जो है वो बच्चों में क्यों बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है बच्चों में आफ्टर प्यूबर्टी पैटर्न बॉल्डनेस का। 5 मेजर रीजंस आर, नंबर 1 इज़ जेनेटिक्स। अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में जल्दी बॉल्डनेस आया था। सेकेंड इज़ हार्मोनल चेंजेस। प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन एंड DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो हेयर थिकनेस रहती है वो कम हो जाती है। थर्ड इज स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल्स। अगेन बच्चों में वर्क स्ट्रेस, उनका एकेडमिक प्रेशर, उनकी लैक ऑफ स्लीप एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। फोर्थ इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसीज। एंड फिफ्थ आर मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड इश्यूज, स्कैल्प इन्फेक्शंस। All these things can lead to premature balding even in teenagers. कई बार जो एलर्जिक रैशेज होते हैं वो फूड के वजह से भी होते हैं, तो क्या साइंस होते हैं फूड एलर्जी के? 3 कॉमन फूड एलर्जीज जो हमें स्किन में दिखती हैं। फर्स्ट आर अर्टिकेरिया जिसको हम पित्त कहते हैं। सेकेंड आर एंजियोइडीमा जिसमें आपकी आइज या लिप्स में स्वेलिंग हो जाती है। एंड थर्ड इज फ्लेयर अप ऑफ एक्जीमास, जो इनकी स्किन सेंसिटिव होती है या एटोपिक होती है उनमें रैशेस बढ़ जाते हैं। तो कॉमन फूड एलर्जेंस जिनमें हमने ये देखा है ये फूड एलर्जीज होती हैं, दीज आर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दीज आर नट्स एंड सीड्स, एंड थर्ड इज एग्स। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो रैशेज हैं ये फूड एलर्जी की वजह से या किसी और कारण की वजह से? इसके लिए आपका एक फूड चैलेंज टेस्ट होता है कि अगर बच्चे ने खाया है एंड उसके विद इन फ्यू मिनट्स या आवर्स में अगर स्किन में रिएक्शन हो रहा है, देन देयर आर चांसेस कि बच्चे को उसी फूड से हुआ है। एंड कैसे कंफर्म होगा? अगर नेक्स्ट टाइम द बेबी कंज्यूम्स दिस एंड अगेन इट रिपीट्स, देन इट इज़ प्रूवन कि हाँ कि बच्चे को उस चीज़ से एलर्जी है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम पे अगर मिल्क से एलर्जी है तो ये लाइफ लॉन्ग होगी। मेजॉरिटी ऑफ द फूड एलर्जीज बेबीज आउटग्रो इट बाय 2 to 3 years ऑफ एज। आजकल देर आर टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। हम स्किन प्रिक टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि बच्चे को कौन कौन सी फूड एलर्जीज हैं। ट्रेडिशनली बच्चों में क्लॉथ ही लोग बांधते थे, फिर डाइपर्स का ज़माना आया, तो क्या बेटर है क्लॉथ यूज़ करना या फिर डाइपर? इफ़ यू टॉक अबाउट कन्वीनियंस, इन द फर्स्ट 3 months स्पेसिफिकली जब बच्चा 6 से 8 बार पॉटी करता है, 10 से 12 बार यूरिन पास करता है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज जनरेशन पेरेंट्स को वो बार बार वॉश करना। सो इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स यू कैन गो फॉर डिस्पोजेबल डाइपर्स, बट मेक श्योर आप ये 3 गलतियाँ ना करें। फर्स्ट इज़ जब भी आप बच्चे को डाइपर पहनाते हैं तो आप उसको एवरी 3 to 4 hours चेंज करें, बिकॉज वी आर इन अ ह्यूमिड इन्वायरमेंट। बच्चे को नहीं तो स्किन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। सेकेंड इज जब भी आप बच्चे का डाइपर चेंज करते हैं तो मेक श्योर आप बच्चे को एटलीस्ट 15-20 minutes का डाइपर फ्री टाइम दें। एंड थर्ड, जब भी बच्चा मोशन पास करता है तो मेक श्योर आप बम को, उसके बटक्स को आप वेट क्लॉथ से वाइप कीजिए। आपको हर बार ज़रूरी नहीं है कि वेट वाइप्स यूज़ करना है कमर्शियली अवेलेबल। इट्स ऑलवेज सेफर एंड बेटर टू यूज़ अपना कॉटन के कपड़ा। तो पार्टीज में अंकल आंटीज जब क्यूट क्यूट बच्चे को देखते हैं तो वो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ और उनको किस कर देते हैं,
तो किस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप मदर हो, फादर हो, क्लोज फैमिली मेम्बर हो, देन आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप सिक नहीं हो. Right. ठीक है, अगर आपको सर्दी खांसी है या आपको कोई भी इलनेस है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड. ठीक है, बिकॉज किसिंग से आप अपने जर्म्स भी बेबी को ट्रांसफ़र कर रहे हो एंड देयर इज़ अ रिस्क कि बेबी माइट कैच एन इन्फेक्शंस. बट इफ़ यू आर अ स्ट्रेंजर देन अ स्ट्रिक्ट नो. आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पेरेंट्स पे भी और बच्चों पे भी. डू यू फील दैट पेरेंट्स आर गेटिंग मोर एंग्शियस अबाउट द लुक्स ऑफ देयर चाइल्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? देखिए, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड. एक तरफ वो पेरेंट्स को नॉलेज दे रहा है, टिप्स दे रहा है, दूसरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन ट्रैप. आप एक पोस्ट देखते हो जिसमें बच्चा हमेशा वेल ड्रेस्ड रहता है, स्माइलिंग रहता है, सारे माइलस्टोन्स जल्दी आ रहे होते हैं, देन आप इमीडिएटली अपने बच्चे से कंपेयर करते हो एंड आप सोचते हो कि क्या मेरा बच्चा नॉर्मल है, राइट? क्या मैं इनफ कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए. सो दिस सोशल मीडिया शुड इंस्पायर यू, नॉट प्रेशराइज यू. कुछ एडवर्टिजमेंट्स मैंने देखी है सोशल मीडिया में जो क्लेम करती है कि आपके बच्चे को ज़्यादा जल्दी इंटेलिजेंट बना देंगे, ज़्यादा जल्दी वो समझदार हो जाएगा कंपेयर टू बाकी किड्स, प्रोडिजी बन जाएगा वो. व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट दीज? आई फील एज अ पेरेंट आप अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हो. यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प फॉर दैट. आप अपने बच्चे से डेली बात करो, इंटरेक्ट करो, स्माइल विद देम, उनको डिस्क्राइब करो हाउ द स्काई इज, हाउ योर डे वॉज, इवन दो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बट their brain is absorbing everything. Sing to them, sing lullabies, read stories to them. So these small things are very important for boosting your child's brain. You don't need any external things. But in science, is there any special technique that can make the child smarter? Nothing. Just interacting with your child, talking to your child, reading stories to your babies, and listening to your baby's cues. That is the best thing you can do to your child. हम स्किन केयर में तो बहुत देखते हैं कि लोग इंस्टाग्राम से कुछ सीख कर अपने स्किन के साथ गलत करके आते हैं. ऐसा पीडियाट्रिक्स में भी होता है? Recently, a 7-year-old girl came to my OPD कि उसके फेस पे काफ़ी सिवियर एलर्जिक रिएक्शन था. एंड आई आस्क्ड एंड शी सेड कि हाँ, उसने कुछ इंस्टाग्राम रील्स देख के एंटी एजिंग सीरम स्टार्ट कर दिए, एक्सफोलिएटिंग एजेंट स्टार्ट कर दिए लाइक AHA and BHA. एंड देयर इज अ ट्रेंड विच इज़ वेरी पॉपुलर नोन एज Sephora Kids. Okay. कि kids are using adult beauty range and this is actually a potential risk for the baby's skin. Why? Because इससे बच्चों को severe allergic reaction हो सकते हैं. Second, they are getting exposed to all these unnecessarily chemicals जो आगे जाके we don't know the क्या side effects हो सकते हैं. तो ये रेटिनॉल्स, AHA, BHA जो इतने पॉपुलर है आजकल, किस एज के बाद आपको लगता है कि सेफ है? I don't recommend it in the pediatric age group. At least till 18 years, they should not use any active ingredients because they don't need it. Their skin is already very healthy. Why to expose them with all these harsh chemicals? और अगर किसी को एक्ने है तो क्या बिफोर 18 वो रेटिनॉल्स वगैरह यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू? You should not experiment anything using active ingredients on your skin. Always, if there is an acne or there is a pubertal issue, जिसकी वजह से आपको acne या कोई changes आ रहे हैं स्किन में, then consult a dermatologist. एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम देना है? Less than 2 years, no screen time. 2 to 5 years, आप maximum of 1 hour screen time दे सकते हैं, provided आप ये 3 rules follow करें. First is co-viewing. आप जो भी स्क्रीन टाइम दे रहे हैं आप अपने बच्चे के साथ बैठ के देखें सो दैट इट इज़ मोर इंटरेक्टिव. आप उससे बात करें, आपने क्या देखा, क्या समझा. अगर वो इंटरेक्टिव होगा तो इट विल बी अ 2-way कम्युनिकेशन एंड इट विल हैव लेस साइड इफेक्ट्स. राइट. सेकेंड इज डिवाइडेड. आप उसको 1 hour का एट अ स्ट्रेच मत दो, आप मे बी उसको 20 मिनट्स का 3 parts में दो या 30 minutes के 2 parts में दो. एंड थर्ड इज स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद मील टाइम और नैप टाइम. बिकॉज अगर आप बच्चे को मील टाइम के दौरान स्क्रीन दिखाओगे तो बच्चे का जो पॉजिटिव एसोसिएशन है फूड के साथ वो डेवलप नहीं होता. बच्चा बिल्कुल रोबोट की तरह ऐसे बस खाता रहता है. तो टीवी बंद और खाता ही खाना जाता बंद. है. हाँ, और खाते ही जाता है. एंड टीवी बंद तो खाना बंद. और नैप टाइम के साथ इसलिए एसोसिएट नहीं करना है बिकॉज अगर आप स्क्रीन बिफोर नैप दिखाएंगे तो इससे मेलेटोनिन सिक्रीशन पे हैम्पर होता है एंड अल्टीमेटली बच्चे की स्लीप हैम्पर होती है. एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ बिकॉज ड्यूरिंग द स्लीप ओनली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है. आजकल बेबीज में टैंट्रम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल देम? बच्चों में टैंट्रम होना बहुत ही कॉमन है एंड बहुत ही नॉर्मल है. इट हैपन्स वाई बिकॉज बेबी का जो ब्रेन होता है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है. एंड ऑल्सो बचपन में बच्चे का जो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है दैट इज़ द एमिगडाला, वो ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं. वो अभी भी मैच्योर हो रहा होता है.
Right. तो अगर बच्चों में फ्रस्ट्रेशन हुआ, हंगर हुआ, ओवर स्टिमुलेशन ड्यू टू स्क्रीन और शुगर हुआ, तो ये ट्रिगर कर देता है टेम्पर टैंट्रम। अगर बच्चा टेम्पर टैंट्रम थ्रो करता है तो उसमें द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू डू इज स्टे काम, आपको चिल्लाना नहीं है। राइट। सेकेंड इज गेट डाउन टू द लेवल, उनसे आप बोलो कि आई नो यू आर अपसेट, वैलिडेट देयर फीलिंग्स, उनको ऑप्शंस दो, हम ये नहीं कर सकते हैं, आई एम सॉरी, लेट्स go home and do your favorite activity. Give them options. At the same time, don't give in to their demands. अगर आप उनकी उस टाइम पे हर बात मानोगे तो वो नेक्स्ट टाइम भी रिपीट करेंगे, उनके मन में ये रहेगा कि मैं ये टैंट्रम थ्रो करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आपका बच्चा स्टबर्न है, एग्रेसिव है, तो क्या इसका ये मतलब है कि आपकी पेरेंटिंग खराब है? लेट मी एक्सप्लेन यू बच्चे का बिहेवियर बनता कैसे। देयर इज अ नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी। ओके। नेचर मतलब बच्चे का जन्म से स्वभाव कैसा था। कुछ बच्चे जन्म से शांत होते हैं, कुछ बच्चे एग्रेसिव होते हैं। एंड नर्चर इज़ उनको इन्वायरमेंट कैसा मिला है, उनकी परवरिश कैसे की गई है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बच्चे का जो बिहेवियर होता है एक बीज की तरह है। बीज इज़ लाइक द नेचर, जो उनको जीन से मिला है। जो मिट्टी होती है, जो धूप मिलती है, जो पानी डालते हैं, दैट एक्ट्स एज अ इन्वायरमेंट, लव एंड केयर, जो हम परवरिश उसको देते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि ये जो सीड है, ये जो बीज है, वो कितना अच्छा प्लांट ग्रो करेगा। तो इट इज़ द पेरेंटिंग दैट शेप्स द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। सो बोथ हैव अ रोल, नेचर जो उनके स्वभाव है फ्रॉम बर्थ, एंड नर्चरिंग जो उसकी पेरेंटिंग की गई है, जो उसका इन्वायरमेंट मिला है। सो 40 to 50% ऑफ अ चाइल्ड्स बिहेवियर इज डिटर्मिन्ड बाय द नेचर, whereas 50 to 60% is determined by the nurturing जो उसको पेरेंटिंग और एनवायरनमेंट मिला है। एक चीज़ जो आपको लगता है कि हर इंडियन पेरेंट को अपनी बेबी की स्किन के बारे में पता होनी चाहिए। बेबीज़ की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है एंड उसको ओवर ट्रीट करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। पेरेंट्स को लगता है कि उसके स्किन पे उपतन लगाओ, बेसन लगाओ, फेयरनेस क्रीम लगाओ या हार्ड सोप लगाओ, उससे स्किन बेटर होगी। बट द फैक्ट इज आप ओवर वॉशिंग करेंगे, ओवर प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उससे बच्चे की स्किन डैमेज होती है। आप बेबी की स्किन केयर को बहुत ही सिंपल रखिए, मिनिमलिस्ट रखिए, एंड आप जस्ट यूज़ अ माइल्ड क्लेंजर एंड अ गुड बेबी मॉइस्चराइजर। एक डाइटरी चेंज जो कि इंडियन पेरेंट्स को पता होना चाहिए और करना चाहिए। बच्चे की डाइट से आप जंक फूड हटा दीजिए, उससे बेबी की स्किन डल हो जाती है। सेकेंड इज गिव आयरन रिच डाइट, जैसे आप बच्चे को गुड़, खजूर, अनार, बीट रूट या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑफर कर सकते हैं। आप बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट दीजिए, जिसमें आप डेयरी यूज़ कर सकते हो, एग्स यूज़ कर सकते हो, चिकन यूज़ कर सकते हो। आप बच्चे को हेल्दी फैट्स एंड ओमेगास दीजिए इन द फॉर्म ऑफ nuts, seeds and ghee. These are the small changes you can make in your child's diet to make your baby skin more healthy. इंडिया में पेरेंट्स बहुत सारे टोटके करते हैं ताकि उनके बच्चों को नज़र ना लगे। इनमें से कौन से टोटके हैं जो नहीं करने चाहिए? 2 कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं जिससे कि बच्चे को नज़र ना लगे। फर्स्ट इज़ वो बच्चे के हाथ में या फिर गले में स्मॉल बीडेड वाले ब्रेसलेट्स पहना देते हैं, एंड आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि बच्चे उसको ऐसे काट लेते हैं एंड वो गलती से एस्पिरेट या चोक कर जाते हैं। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है बच्चों के आँखों पे काजल लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे जो टीयर डक्ट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, एंड जिसकी वजह से वाटरिंग ऑफ आईज होती है एंड कई बार आई इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं और इसके वजह से वो अपने बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर जो हैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो इसको कैसे कॉम्पनसेट कर सकते? These days parents are working for long hours not out of selfishness but out of deep love. वो अपने बच्चे को प्रोवाइड करना चाहते हैं बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट होम एंड सिक्योरिंग देयर फ्यूचर, बट एट द कॉस्ट क्या कि वो दे आर मिसिंग आउट ऑन देयर चाइल्डहुड memories, their first words, their innocent stories. 3 things जो पेरेंट्स कर सकते हैं जिससे कि वो अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करें इन लेस टाइम. फर्स्ट इज इट इज़ नॉट अबाउट मोर टाइम, इट इज़ अबाउट मीनिंगफुल टाइम. आप जब भी वर्क से आते हैं 15 to 20 मिनट्स आप बच्चे को फुल अटेंशन दें. आप उनके साथ कनेक्ट करें, उनसे पूछे हाउ द डे वॉज, चलो लेट्स रीड अ स्टोरी, चलो लेट्स प्ले पिलो फाइट. आप कनेक्ट करो. 15 to 20 मिनट्स सिर्फ बेबी को टाइम देना है. सेकेंड इज क्रिएट माइक्रो रिचुअल्स लाइक breakfast hug, bedtime stories, Sunday morning walk. Third is send small voice notes if you're working from remote place. It can mean the world to them. बेबी स्किन और हेल्थ पे एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं हम. ऐसी एक प्रॉब्लम जो कि इंडियन पेरेंट्स बहुत सीरियसली लेते हैं बट वो एक्चुअली हार्मलेस होती है. If we talk about newborn babies में न्यूनेटल एक्ने या बेबी पिंपल्स होते हैं
विच आर कम्प्लीटली नॉर्मल। पेरेंट्स को लगता है कि उसके चेहरे पे एलर्जीज हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गया है, बट इट इज़ ड्यू टू मैटरनल हार्मोन्स जो उनको उनके मदर से मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज उसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, दे यूजली गो अवे ऑन इट्स ओन बाय 4 to 6 weeks ऑफ लाइफ। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इतने सारे चॉइसेस हैं। बेस्ट ऑयल कौन सा है बेबी मसाज के लिए? Best is the coconut oil. Why? Because number 1, it is light weighted. Number 2, it soothes the irritation. And number 3, it keeps the skin soft and hydrated. Indian skin के लिए ये best है because जो climate है वो hot and humid रहता है ज़्यादातर and it has a cooling property. Whereas जो mustard oil होता है it is very harsh and can cause severe allergic reactions. And olive oil is very heavy specifically in summers. एक इंग्रेडिएंट जो बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Paraben and phthalates. These are endocrine disrupting chemicals and can cause early puberty, PCOS and infertility later in life. सनस्क्रीन किस एज के बाद बच्चों में शुरू करनी चाहिए? Only above 6 months of age if the child is going for prolonged exposure to sun, जैसे वो काफ़ी देर पिकनिक में जा रहा हो या फिर स्विमिंग पूल में जा रहा हो। Just for the short duration you don't need sunscreen in kids. सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों को मॉस्किटो से बचाने का? If the baby is small, आप मस्कीटो नेट यूज़ कीजिए। अगर बच्चा बड़ा है तो आप बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े पहना सकते हैं वाइल आउटडोर्स। एंड आजकल मस्कीटो रेपेलेंट पैचेस जो हर्बल बेस्ड होते हैं, सिट्रोनेला या लेमन ग्रास बेस्ड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों के नाखून है उनको कब से हमें ट्रिम करना चाहिए? बेबीज़ के जो नाखून होते हैं फ्रॉम 17th वीक ऑफ जेस्टेशन, जब वो पेट के अंदर होते हैं तब से ग्रो करना शुरू करते हैं एंड बाय 34th वीक ऑफ जेस्टेशन वो टिप ऑफ द फिंगर तक आ जाते हैं। तो बच्चे जब बॉर्न होते हैं आप देखते हैं कि कई बच्चों के नाखून बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी स्क्रैच कर लेते हैं अपने फेस को। तो अगर बच्चे के नाखून बड़े हैं एट बर्थ, आप फ्रॉम बर्थ ओनली उसको ट्रिम कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे नेचुरली जब बॉर्न होते हैं तो उनकी बॉडी में एक्सेस हेयर होता है, तो ये क्या कंसर्निंग बात है? इंडियन सेटिंग्स में काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं कि अगर बच्चे के बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा हेयर होते हैं तो वो आटे की लोई करके निकालने की कोशिश करते हैं एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज ऐसा करने से बच्चे का जो नेचुरल स्किन बैरियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड वी सी सो मेनी केसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू इट। बच्चों में टैल्कम पाउडर जो है वो यूज़ करना चाहिए कि नहीं? इंडिया में आज भी पेरेंट्स टैल्कम पाउडर भर भर के लगाते हैं बॉडी पे बच्चों को गोरा करने के लिए। अच्छा। बट टैल्कम पाउडर शुड नेवर बी यूज्ड इन स्मॉल चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज उससे इनहेलेशनल रिस्क रहता है, उससे रेस्पिरेटरी इश्यूज होने का रिस्क रहता है। प्लस सम पाउडर्स हैव टैल्क इन इट एंड इट इज़ लिंक्ड विद कैंसर एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो ये था हमारा पॉडकास्ट चाइल्ड हेल्थ और स्किन के बारे में। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं चाइल्ड हेल्थ या स्किन को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको छोड़िए। मैं और डॉक्टर अर्पित कोशिश करेंगे कि हम हर कमेंट का रिप्लाई कर सकें। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।